बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म को मैं फॉर्मली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये बताने वाला हूँ कि रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसकी हम और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें ताकि उसी कंटिन्यूशन में आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी हम इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैट्रिक्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ द रॉ डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरोज़, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इन द रॉ इज़ वन एंड इज़ कॉल्ड लीडिंग वन। तो पहली जो बात आपसे कहते हैं कि इफ़ द रॉ डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑफ ज़ीरो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्लीट रॉ जो है वो ज़ीरो नहीं है आपके पास, दी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इन द रॉ, तो कोई भी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा इन द रॉ में उसको हम क्या करेंगे, वन बनाएंगे, या यूँ समझ लें कि अगर वो फॉर्म रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म होगी तो उसमें ऑलरेडी लीडिंग वन मौजूद होगा, तो उसको हम कहेंगे वन और उस वन को हम कहेंगे लीडिंग वन। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास फर्स्ट कोई नॉन ज़ीरो रॉ मौजूद है, नॉन ज़ीरो रॉ का मतलब जिसमें उस रॉ में कंप्लीट नंबर ज़ीरो ना हो, कोई एक नॉन ज़ीरो नंबर भी मौजूद हो, तो वो जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा फर्स्ट उसे हम कहेंगे लीडिंग वन। ठीक है जी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ़ अ रॉ कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरो देन दे आर ग्रुप टुगेदर एट द बॉटम। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टू रॉज जो हैं, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट टू रॉज और फर्स्ट थ्री रॉज, या फॉर एग्जांपल अगर कंप्लीट रॉज जो होती हैं अगर हमारे पास ज़ीरोज़ मिलती हैं तो हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि उन ज़ीरोज़ को उठाकर आप बॉटम में प्लेस कर दें। ठीक है जी। तो मैट्रिसेस के अंदर उन तमाम ज़ीरो वाली जो रॉज हैं उनको बॉटम में प्लेस करना होगा। एग्जाम्पल मैं भी आपको थोड़ी देर में देता हूँ, ज़रा प्रॉपर्टीज़ को आपको बता दूँ। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इन एनी ऑफ टू सक्सेसिव रॉ दैट डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरो, द लीडिंग वन इन द लोअर रॉ the leading one in the lower row occur farther to the right than the leading one in the higher row। ठीक है जी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको समझ लें। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप मान लें कि फॉर एग्जांपल दो आपके पास सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रॉज हैं, यानी फर्स्ट रॉ भी कंप्लीट ज़ीरो नहीं है और सेकंड भी कंप्लीट ज़ीरो नहीं है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स मौजूद हैं ज़ीरो के अलावा। तो आपने याद रखना है कि जो अपर रॉ है, फॉर एग्जांपल अपर रॉ में अगर आपको कोई लीडिंग वन मिलता है तो जो आपके पास लोअर रॉ है वो लोअर रॉ जो लीडिंग वन होगा वो राइट डायरेक्शन पर होगा, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि द लीडिंग वन इन द लोअर रॉ, फॉर एग्जांपल जो लोअर रॉ है उसका लीडिंग वन जो होगा फार्दर टू द राइट देन द लीडिंग वन इन द हायर रॉ, वो राइट डायरेक्शन पर होगा लीडिंग वन ऑफ अपर रॉ, जो लोअर रॉ है ना उसकी। तो जो लोअर रॉ है उसका लीडिंग वन जो है वो अपर रॉ से थोड़ा दूर होगा और राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। तो हम इसको एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं कि इन एनी टू सक्सेसिव रॉ दैट डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरो, द लीडिंग वन इन द लोअर रॉ अकर्स फार्दर टू द राइट देन द लीडिंग वन इन द हायर रॉ। ठीक है जी। तो पॉइंट क्लियर हो गया। यानी आप इसको आसानी से यूँ कह सकते हैं कि जो आपके पास लोअर रॉ है उसमें जो लीडिंग वन होगा वो अपर रॉ से फार्दर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे लास्ट पॉइंट है इसका ये कि ईच कॉलम दैट कंटेन्स लीडिंग वन हैज़ ज़ीरो एल्स इन दैट कॉलम, यानी वो तमाम कॉलम जिसके अंदर लीडिंग वन एग्जिस्ट करता होगा उसमें वन के अलावा बाकी नंबर्स को ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोर प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी हैं? ये फोर प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म की, जिसको मैं भी एग्जांपल से फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आप याद रखें कि अगर फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात ना करें तो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी बताती हैं, यानी फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इकोलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी हैं। यानी आपने लास्ट प्रॉपर्टी को छोड़ देना है। लास्ट प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि जिस कॉलम के अंदर आपको लीडिंग वन मिलता है उसमें अबव और बिलो तमाम नंबर ज़ीरो होने चाहिए उस वन के अलावा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है आपके पास जो है वो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती
या इसका मतलब ये है कि आपके पास नीचे या ऊपर ज़ीरो के अलावा भी नॉन ज़ीरो नंबर्स मौजूद हैं, तो इट मीन्स उसको हम कहते हैं इकोलॉन फॉर्म। तो अगर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहेंगे इकोलॉन फॉर्म, और फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। ठीक है जी। तो अब कुछ एग्जांपल से इन बातों को समझते हैं। थोड़ा जल्दी से मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात ये कि जो है अगर एक रॉ जिसके अंदर जिसके अंदर कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई लीडिंग वन मौजूद होगा। दूसरी बात यह है कि आप दो रॉज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास जो है वो दो रॉज हैं और वो दोनों रॉज में ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको आपने बॉटम पे सेट कर देना है। और चौथी और आखिरी बात यह है आपके पास के अगर आपके पास लीडिंग वन मिलता है तो जिस कॉलम के अंदर लीडिंग वन एग्जिस्ट करता है अगर वो तमाम नंबर्स वन के अलावा ज़ीरो हों तो रिड्यूस है, और अगर उसके इसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स भी मौजूद हों तो उसे हम इकोलॉन फॉर्म कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा जा सके। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, सपोज़ कीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है या फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है जी, मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर यहाँ पर मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरी मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे, हमने इस पूरी मैट्रिक्स को देखना होगा। और अगर वो मेंशन करते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखना है तो फिर हमने ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको अलावा आपने देखना होता है। चले जी, तो यहाँ पर तो कंप्लीट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नोट कीजिए कि ये है आपके पास वन और लीडिंग वन के बिलो जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो हैं। अच्छा जी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन, ये देखें लोअर रो है, लोअर रो में जो लीडिंग वन की जो पोजीशन होगी वो अपर रो से थोड़ी फार्दर डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी, और ये हमेशा राइट डायरेक्शन में होगी। तो जो नेक्स्ट, या यूँ समझ लें कि डायगनली आपने वन को देखना होता है, यानी पहली जो लीडिंग वन की पोजीशन है वो वन ये है और इसके नीचे नंबर्स यानी वन के अलावा बाकी सारे नंबर ज़ीरो हैं। ओके, अब जो सेकंड लीडिंग वन की जो पोजीशन होगी वो ये होगी आपके पास। ठीक है जी, और अगर आप नोट करें तो वन के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं। थर्ड जो लीडिंग वन की पोजीशन है वो ऑफ कोर्स ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, तो नोट करें आप कि जो आपके पास लोअर रो है जो उसमें लीडिंग वन जो है वो अपर रो के मुकाबले में थोड़े फार्दर है और वन फिर। अब जो नेक्स्ट है, अब हमें क्योंकि ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम उसको एज अ बेसिक मैट्रिक्स ही कंसीडर कर रहे हैं, यानी इसके आखिरी कॉलम को भी इंक्लूड कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। अब जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन होती है वो नीचे कहीं होनी चाहिए, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देर आर 3 डिफरेंट लीडिंग वंस, विच वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 लीडिंग वन है। और अगर आप नोट करें इन तीनों लीडिंग वन में ये जिन कॉलम्स में है, कॉलम C1, C2 और C3, इन कॉलम्स में वन के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं। तो ये जो फॉर्म है ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये फॉर एग्जांपल लीडिंग वन है, उसके नीचे नंबर ज़ीरो हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन ये है, इधर वन के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं। नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन ये है, यहाँ भी वन के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं। तो ये वाली फॉर्म भी एक रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है। ठीक है जी। थर्ड देखिए, अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप नोट करें कि यहाँ पर ये जो है वो दो नॉन ज़ीरो रॉज हैं जो ऑलरेडी बॉटम में अरेंज हो चुकी हैं, और इन केस अगर ये फॉर एग्जांपल कहीं फर्स्ट में होती या फॉर एग्जांपल कहीं सेकंड में होती, तो पहला टास्क तो हमारा ये होता है कि जो भी ज़ीरोज़ रॉज हैं उनको आप सबसे लास्ट में बॉटम में उसको अरेंज करें। अच्छा जी, जो फर्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो फर्स्ट लीडिंग वन होता है वो पहली रॉ के अंदर से फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो एक्चुअली ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। तो अगर आप नोट करें तो ये है आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर और बाकी नंबर ज़ीरो हैं। अब टेक्निकली जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन है वो इसे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ज़ीरो है और आपको बताया था लीडिंग वन, चूँकि आपने उस रॉ के अंदर कोई नॉन ज़ीरो नंबर ढूंढना होता है, तो इस रॉ के अंदर जो नेक्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो ये है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो ये आ जाएगा। अब आप नोट करें कि इसके अबव एंड बिलो बाकी सारे नंबर्स ज़ीरो हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लीडिंग वन की जो पोजीशन है वो ये है, लेकिन चूंकि ये तो ज़ीरो है तो ये वन नहीं हो सकता। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीडिंग वन में जहाँ पर जिन जिन कॉलम्स में एग्जिस्ट करता है उन कॉलम्स में वन के अलावा बाकी सारे नंबर ज़ीरो हैं, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। इसी तरीके से इस फॉर्म को भी हम कहते हैं, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। ठीक है जी, अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ये वन है, ये हम लीडिंग वन कह रहे हैं और इसके नीचे नंबर ज़ीरो लिखे हुए हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन है वो ये है और इसमें अगर आप नोट करें कि
कंप्लीट नंबर ज़ीरो नहीं है, बल्कि कुछ नॉन ज़ीरो नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये नंबर ज़ीरो है लेकिन ये नंबर नॉन ज़ीरो है, राइट। जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन है वो ये है, और अगर आप नोट करें तो इसके ऊपर जो है वो बाकी नॉन ज़ीरो नंबर हैं। तो और इसके बाद तो लीडिंग वन की पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 3 लीडिंग वंस हैं, दिस वन एंड दिस वन। और अगर आप नोट करें तो इन लीडिंग वन के बिलो नंबर जो हैं वो, यानी इस लीडिंग वन में वन के अलावा कुछ नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरोज़ के अलावा कुछ नॉन ज़ीरो नंबर्स भी हैं, जैसे नॉन ज़ीरो नंबर भी हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि लीडिंग वन के सिर्फ नीचे वाले नंबर ज़ीरो हों या लीडिंग वन के सिर्फ ऊपर वाले नंबर ज़ीरो हों, तो हम यानी अबव या बिलो कोई भी नंबर ज़ीरो हों, तो फिर हम कहते हैं कि इस तरह की फॉर्म को, ये एक रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? एक्लॉन फॉर्म। तो ये आपके पास बन जाएगी एक्लॉन फॉर्म। ठीक है जी। और ऊपर के तीनों एग्जाम्पल रिड्यूस एक्लॉन के लिए थी। अब सपोज लीडिंग वन की पोजीशन ये है, इसके नीचे वाले नंबर ज़ीरो हैं। लीडिंग वन की पोजीशन ये है और इसके नीचे वाले नंबर ज़ीरो हैं। और नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ वन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि लीडिंग वन के सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले मेंबर जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस तरह की भी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्लॉन फॉर्म। ठीक है जी। ये सिर्फ नीचे वाले नंबर ज़ीरो होने का मतलब ये है कि लीडिंग वन जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है उसको अगर वो कंप्लीट ज़ीरो होता तो रिड्यूस हो एक्लॉन फॉर्म होता, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है। लेकिन चूंकि वो कंप्लीट ज़ीरो नहीं है तो उसको हम कहते हैं एक्लॉन फॉर्म। ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ये है आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, इसके नीचे वाले नंबर ज़ीरो हैं। फॉर एग्जांपल 1, इसके भी बिलो जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो हैं, और इसके अबव जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है। जो लास्ट पोजीशन आपकी बनती है वो ये बनती है ज़ीरो। तो चूँकि ये तो ज़ीरो है, अब इस लाइन में आपने कोई और नॉन ज़ीरो नंबर ढूंढना होगा, और वो ये नंबर है, और इसके ऊपर वाले नंबर्स भी आपके पास ज़ीरो हैं। तो अगर आप नोट करें तो इस पूरी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है कि इस पूरी प्रॉब्लम में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके तो नंबर ज़ीरो हैं और इसके भी नंबर ज़ीरो हैं। लेकिन अगर इस कंप्लीट प्रॉब्लम में सपोज़ ये जो लीडिंग वन है, अगर इस लीडिंग वन में ये टू भी अगर फॉर एग्जांपल ज़ीरो होता तो हम इस फॉर्म को रिड्यूस एक्लॉन कह सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 2 ज़ीरो नहीं है, जबकि कॉलम नंबर C1 और फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर C5 जो है वो 1 के अलावा बाकी सारे नंबर ज़ीरो हैं, लेकिन ये काम सारे प्रॉब्लम्स में होना, यानी सारी कॉलम्स के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 1 के बिलो तो नंबर ज़ीरो है, बट यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो 2 नंबर मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉलम C1, C2, C3 और C5 जो है वहाँ पर कम्प्लीटली लीडिंग वन के अबव एंड बिलो नंबर ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फॉर्म है इसे भी हम कहते हैं एक्लॉन फॉर्म। तो उम्मीद है कि आपको एक्लॉन और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म का डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो चलें कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स को समझ गए तो आपको ना सिर्फ रिड्यूस एक्लॉन और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म समझ आ जाएगी, बल्कि उसको फॉर्म करना भी आ जाएगा। तो चलिए जी, एक और एग्जांपल करते हैं, लिखते हैं, और आपने साथ साथ मुझे बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अच्छा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है, बट आपने कंप्लीट मैट्रिक्स को सपोज करना है। ठीक है जी। तो इसमें लास्ट कॉलम को भी आपने देखना है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी होती तो फिर हम लास्ट कॉलम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जी बहुत आसान है, बताइए कौन सी फॉर्म है। अगर आप नोट करें तो ये है लीडिंग वन पोजीशन और बाकी नंबर ज़ीरो हैं, ये है लीडिंग वन पोजीशन, और इस कॉलम में 1 के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं, और यहाँ ये है लीडिंग वन पोजीशन, 1 के अलावा बाकी नंबर ज़ीरो हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखूंगा अब आपके लिए रिड्यूस एक्लॉन। ठीक है जी। तो आप इसको समझ जाइएगा। तो ये रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म हो गई। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 0, राइट। ये एक मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिखी। अब आप बताइए कौन सी फॉर्म है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो है वो लीडिंग वन है, और ये है लीडिंग वन की पोजीशन, और जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन थी वो ये होनी चाहिए थी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इन दो कॉलम्स के अंदर लीडिंग वन एग्जिस्ट करता है और 1 के अलावा बाकी सारे नंबर ज़ीरो हैं। तो इट मीन्स ये जो फॉर्म है ये भी आपके पास रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं जी, एक सेकेंड जी। एक और एग्जांपल हम, ये ज़रा मैं पेजेस की,
हाँ जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स सी, और ये जो मैट्रिक्स सी है आपके पास ये है फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 एंड 0। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप देखें तो पहली रॉ के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो ये है 0, और इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं, और नेक्स्ट जो लीडिंग वन की पोजीशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन ऑफ कोर्स कि ये पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी जी, जीरो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है। देखिए जी, ये ऑलरेडी आपके पास 1 है आपके पास, और जो है वो अबव एंड बिलो सारे नंबर 0 हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम एक रिड्यूस एक्लोन फॉर्म की प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर, और आप समझ सकें कि 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0। राइट, अब अगर आप नोट करें यहाँ पर जी, यहाँ पर आप सिचुएशन देखें क्या है कि ये है आपके पास लीडिंग वन पोजीशन, जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो फिर इसी रॉ में आपने नेक्स्ट पोजीशन ये होनी चाहिए थी लीडिंग वन की, तो ये लीडिंग वन पोजीशन है। और अगर आप नोट करें तो इसमें भी अबव एंड बिलो सारे नंबर जो हैं वो 0 हैं, अबव एंड बिलो सारे नंबर 0 हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है आपके पास ये भी रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद है कि सारी एग्जाम्पल्स आपके समझ आ रही हैं मुझे, यानी मैं इसको पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि आप तक ये बातें डिलीवर हो रही हैं और आप इसको अच्छे से सीख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है 1 0 0 0 0 1 एंड देन चलें 0 0 0 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब आप बताइए, ये बड़ी वैरायटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। जी ज़रा बताइए कौन सी है एक्लोन, और ये एक्लोन है या रिड्यूस एक्लोन है या ये कौन सी फॉर्म है? तो फर्स्ट लीडिंग वन पोजीशन तो ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है जी, इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं। अब जो सेकंड लीडिंग वन पोजीशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, बट ये पोजीशन मैंने शायद मैंने प्रॉब्लम रिपीट कर दी है। ये दोनों मैंने ऊपर सेम ही लिख दिया है, तो मैं ज़रा इसको चेंज कर लेता हूँ। जी, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 0, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बताइए यहाँ पर, तो फर्स्ट जो लीडिंग वन पोजीशन है वो ये होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फर्स्ट लीडिंग वन पोजीशन तो ये है आपके पास, राइट, और इसके जो नंबर हैं वो 0 हैं। अब नेक्स्ट जो लीडिंग वन पोजीशन है वो इधर होनी चाहिए थी, लेकिन टेक्निकली ये यहाँ पर नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ये ना कीजिएगा कि आप कॉलम्स को इंटरचेंज करें, चूँकि अभी तक हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़ी हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस नहीं पढ़ी, या ये होती हैं या नहीं होती इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो अगर आप नोट करें तो ये है आपके पास लीडिंग वन पोजीशन, ये आपके पास लीडिंग वन। अच्छा, एक काम और भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, एक काम और भी कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ। यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर आप ये नहीं करना, आपके पास एक और प्रॉपर्टी है कि आप चाहें तो इनमें जो रॉज हैं उनको आप जो है वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हम बता सकते हैं कि उसके बाद वो कौन सी फॉर्म होगी, या अभी फ़िलहाल ये कौन सी फॉर्म है? तो ज़रा आपने थोड़ा सा सोचना है और इसके लिए बताना है। मैं आपको 1-2 मिनट इस काम के लिए दे रहा हूँ, तो आप ज़रा सोच कर मुझे बताएं कि इसमें क्या ऐसी बात है। ये जो ई वाला पार्ट मैंने लिखा है, दिस इज़ 1 0, ये है मैंने आई थिंक एफ लिखा है 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 0, सॉरी ई पार्ट जो मैंने लिखा है इसे आपने बताना है कि ये पार्ट क्या होगा आपके लिए। और इसमें हम तो क्या एक बात जहन में ये आती है ऑफ कोर्स कि जो है यहाँ पर, हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा आप सोचें और मुझे बताएं कि ये जो पार्ट है ये क्या होगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और क्या हम इसको किसी और तरीक़े से लिख सकते हैं, यानी रॉस को क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर कर सकते हैं तो हमने क्यों नहीं किया। तो थोड़ा सा सोचें यहाँ पर और बताएं कि ये कौन सी फॉर्म है।
तो अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो ये जो है ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है, ये क्यों नहीं है? या हम क्या इसको रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बना सकते हैं? अगर आप नोट करें तो ये फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये लीडिंग वन पोजीशन है, ये लीडिंग वन पोजीशन है, तो उसके नीचे वाले नंबर्स हैं आपके पास 0, ठीक है जी। जो नेक्स्ट नंबर है वो ये यहाँ पर होना चाहिए था इस लीडिंग वन में, ठीक है जी, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर भी आपके पास 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 1 है। अगर ऐसा होता कि हम इन कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकें तब हम इस पोजीशन इसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। और दूसरा काम ये कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बना सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों रॉस को इंटरचेंज कर लूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं इसको इंटरचेंज नहीं करता, प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ इसी फॉर्मेट के ऊपर आने देता हूँ, तब तो ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है। उसका रीज़न ये है, आपको बताया गया था कि जो नेक्स्ट लीडिंग वन होता है आपके पास लोअर रॉ का, वो इससे फार्दर होना चाहिए। अगर आप नोट करें तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन पर है, एक्चुअली इसे राइट डायरेक्शन पर अगर होता तो ये प्रॉब्लम आसान होती, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है एक्चुअली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं नॉट रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, नॉट रिड्यूस इकोलॉन, ठीक है जी, एक रिड्यूस इकोलॉन नहीं है। अच्छा जी, क्या ये इकोलॉन फॉर्म है? इसको भी मैं थोड़ी देर आपके लिए छोड़ता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप ये पॉइंट समझ गए। अगर इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ रखा जाए तब तो ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर इस मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इसको R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दें, तब हम कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बन गई। और यहाँ रिड्यूस इकोलॉन क्यों नहीं है, उसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये लीडिंग वन है तो इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं। अब जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है उसे राइट पर होना चाहिए, बट के जबकि वो पोजीशन लेफ्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर फर्दर कुछ ऑपरेशंस लगानी होगी इसको रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए। बट एज इट इज़ इस फॉर्मेट के ऊपर ये मैट्रिक्स रिड्यूस इकोलॉन नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह की एग्जाम्पल से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ वो एग्ज़ाम्पल है आपके पास 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 1, ये एग्ज़ाम्पल है। तो अब आप बताएं कि यहाँ पर तो टेक्निकली ये आपके पास लीडिंग वन की पोजीशन है, ओके ठीक है। जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन है वो ये होनी चाहिए थी, ठीक है जी, ये पोजीशन होनी चाहिए थी। या आपने इस रॉ में एक और नंबर को ढूंढना होगा तो वो, लेकिन ये नंबर यहाँ पर भी 1 नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर में मैं किसी किस्म को इंटरचेंज करूँ कि अगर मैं इसको बॉटम पे रखूँ और इसको यानी R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूँ, तब तो मैं इसको रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये जिस फॉर्म में गिवन है ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है, नॉट रिड्यूस इकोलॉन, ठीक है जी। छोटे छोटे से की पॉइंट्स है जिन्हें ज़रूर याद रखिएगा। देख रहे हैं ये 1 के नीचे वाले नंबर्स तो आपके पास 0 आ गए हैं। इसके बाद जो लीडिंग वन की पोजीशन है वो नेक्स्ट पोजीशन ये है या ये नेक्स्ट पोजीशन है, अदरवाइज़ यहाँ पर लीडिंग वन आपका लाई कर रहा है, जो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को लीडिंग वन यानी इस मैट्रिक्स को रिड्यूस इकोलॉन बनाने के लिए फर्दर ऑपरेशन को अप्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एज इट इज़ इस फॉर्मेट के ऊपर ये मैट्रिक्स रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जहन में रखिए। अब ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर जी देख लीजिए। ये है आपके पास 1 1 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है जी। तो अब आपने बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये है लीडिंग वन पोजीशन, ओके जी बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे वाले नंबर 0 है। जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है, ओके ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो ये है। तो यहाँ पर लीडिंग वन इसके नंबर 0, यहाँ पर लीडिंग वन इसके नीचे वाले नंबर 0, ऊपर वाले नंबर 0 नहीं है। और नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन ये होनी चाहिए थी जो नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ इसको पूछूं कि ये रिड्यूस इकोलॉन है या नहीं है, तो नॉट रिड्यूस इकोलॉन, रिड्यूस इकोलॉन तो नहीं है। बट अगर मैं आगे चलकर आपसे पूछूं कि क्या ये इकोलॉन फॉर्म है, हाँ जी, तो ये इकोलॉन फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये इकोलॉन फॉर्म है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप अच्छा एक और बताइए, एच एग्जाम्पल देखिए। एच एग्जाम्पल है 1 0 2, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ऑफ कोर्स के इतनी एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए पेश कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आप इसको समझ सकें। अब नेक्स्ट में देखें कि ये है लीडिंग वन पोजीशन 1 0 0, नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है, ओके ये भी ठीक है। और जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर पोजीशन होनी चाहिए थी।
बट यहाँ पर पोजीशन 1 नहीं है। तो अब आप मुझे इसके लिए बताइए कि इस h के लिए आप क्या कहने वाले हैं कि ये h जो है वो कौन सी फॉर्म है, एकलॉन और रिड्यूस एकलॉन। अब थोड़ा सा सोचना है आपने इसके अंदर यहाँ पर, यानी बिल्कुल ब्लाइंडली इसको नहीं देखना। जी जनाब, तो क्या इसके लिए कंक्लूड किया आपने? तो नेक्स्ट जो लीडिंग वन पोजीशन है वो ये होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं है। कॉमन सेंस कि दो जिन कॉलम्स के अंदर लीडिंग वन एग्जिस्ट करता है, आपने सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को फोकस करना होता है। तो उन कॉलम्स में अबव एंड बिलो सारे नंबर 0 हैं, तो ऑफ कोर्स कि ये भी आपके पास एक रिड्यूस एकलॉन फॉर्म है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक आई मैट्रिक्स आई सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 0 0 1 0 0 0 0 0 0। मैं साथ साथ इसका रीज़न भी बता रहा हूँ, इनकेस कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज कर बैक कर भी आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो ये है सॉरी, जो फर्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है वो ये है, और लीडिंग वन के जो नीचे नंबर्स हैं आपके पास वो नंबर्स 0 के इक्वल हैं। तो बताएं ये कौन सी फॉर्म होगी? ऑफ कोर्स ये भी आपके पास होगी रिड्यूस एकलॉन फॉर्म। सॉरी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर जे का नाम देते हैं इनको। एग्जांपल जे, हाँ जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जी, अब ये बताएं कौन सी फॉर्म है? तो ऑफ कोर्स कि ज़रा मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 2 पर जो बात लिखी हुई थी कि इफ़ अ रॉ कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 0 देन दे आर ग्रुप टुगेदर एट द बॉटम। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी रॉ जिसमें कम्प्लीटली 0 मौजूद हो वो भी आपके पास एक फॉर्म हो सकती है, और इसे हम कहते हैं रिड्यूस एकलॉन फॉर्म। बेसिकली ये जो फॉर्म है आपके पास ये कहलाती है रिड्यूस एकलॉन, यानी जो 0 मैट्रिक्स है वो रिड्यूस एकलॉन फॉर्म में ही काउंट होती है। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जो क्लियर हो गए होंगे। आपको रिड्यूस एकलॉन फॉर्म की कुछ एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, यानी अभी हमने ये डिस्कस किया कि रिड्यूस एकलॉन फॉर्म क्या होती है। चले जी, ज़रा हम एकलॉन फॉर्म की भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि जो है वो चीज़ें बराबर हो जाएं। मैं इसको एक एग्जांपल बनाकर आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 की बात कर लेते हैं मैट्रिसेस। ऑफ कोर्स मैट्रिसेस है, ऑगमेंटेड मैट्रिसेस नहीं है, इसलिए तमाम कॉलम्स को आपने कंसिडर करना होगा। मैट्रिसेस आर इन एकलॉन फॉर्म, इसे एकलॉन फॉर्म भी कहते हैं और रो एकलॉन फॉर्म भी कहते हैं, एक ही बात है, एकलॉन फॉर्म। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल बनाकर पूछ लिया है। जी जनाब, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उस फर्स्ट एग्जांपल को आपने बताना है मुझे कि उस फर्स्ट एग्जांपल का क्या मतलब है। और ये है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, यानी एकलॉन फॉर्म है या नहीं है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपके पास लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन की पोजीशन है और नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन ये है, और लीडिंग वन के अलावा हर इस कॉलम में तमाम नंबर 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एकलॉन फॉर्म नहीं है, नॉट एकलॉन। ठीक है जी। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्दर क्या ये रिड्यूस एकलॉन है, तो यस, रिड्यूस एकलॉन फॉर्म है। अगर आप लिखना चाहें तो ये आपके पास रिड्यूस एकलॉन फॉर्म है। ठीक है जी। फिलहाल पूछा नहीं गया इस प्रॉब्लम में, सिर्फ ये पूछा गया कि बताएं कि एकलॉन है या नहीं है। अच्छा जी, बी पार्ट में अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 0। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये मैट्रिक्स एकलॉन है या रिड्यूस एकलॉन है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर है लीडिंग वन के नीचे वाले नंबर 0 हैं, यहाँ लीडिंग वन के नीचे वाले नंबर 0 हैं, लेकिन यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नंबर भी एग्जिस्ट करता है, और ये तो यहाँ पर चूँकि 1 आ ही नहीं सकता तो इसको छोड़ दें। तो अगर आप इन दोनों कॉलम्स को देखें तो इसमें 1 के अलावा 1, इसमें 1, तो इन तमाम कॉलम्स में तमाम नंबर 0, 1 के अलावा नंबर 0 नहीं है, एक नॉन ज़ीरो नंबर 2 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं एकलॉन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एकलॉन फॉर्म। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप एकलॉन फॉर्म को भी अच्छे से समझ सकें। वो है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 2 0। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
आपको इस पूरे कोर्स के अंदर इकोलॉन और रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म से डील करना है, तो आज ही आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पर ये है लीडिंग वन पोजीशन 1 और इसके नंबर नीचे नंबर 0 है। फॉर एग्जांपल ये है लीडिंग वन पोजीशन 1 और उसके ऊपर वाला नंबर 0 है। तो अगर आप नोट करें तो ये आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, यानी इस कॉलम में सारे नंबर 0 हैं, ठीक है जी। इस कॉलम में भी सारे नंबर्स अगर 0 होते हैं तो ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म होती, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक 2। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये देखें, अगर जिसके अपर डायगोनल एलिमेंट 0 हों तो उसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये एक तरह की एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास इकोलॉन फॉर्म है, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड इकोलॉन फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं आप और अच्छे से समझ सकें। एग्जांपल नंबर डी देखिए। सपोज़ कीजिए कि एक है 1 3 4 0 0 1 0 0 0। अब आप बताएं कि ये कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर ये लीडिंग वन पोजीशन है, इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं। जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन थी वो ये होनी चाहिए थी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब जो नेक्स्ट लीडिंग वन पोजीशन है इसी रॉ के अंदर ये सेकंड नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है, यानी हर नॉन ज़ीरो नंबर। और अगर आप देखें तो इस 1 के अलावा एक नॉन ज़ीरो नंबर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंप्लीट 0 होता तो मैं इसे रिड्यूस इकोलॉन कहता, लेकिन चूँकि कंप्लीट 0 नहीं है तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ इकोलॉन फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट एक एक एग्जाम्पल को ढंग से समझ रहे हैं। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। वो एग्जाम्पल है 1 5 -3 0 1 1 एंड 0 0 0। ये एक और एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये है आपके पास लीडिंग वन, इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं, और ये लीडिंग वन, इसके भी नीचे वाले नंबर 0 हैं। नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन ये होनी चाहिए थी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये वाली जो फॉर्म है ये भी आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, इकोलॉन फॉर्म, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। सपोज़ कीजिए कि आपके पास है 1 2 3 0 0 0 एंड 0 0 1, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये है लीडिंग वन पोजीशन 1। अब जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए या यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स कि ये यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। अगर मैं इन रॉस को इंटरचेंज करूँ तो प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगी, लेकिन अगर विदाउट इंटरचेंजिंग अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कि ये रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि ये इकोलॉन फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो लीडिंग वन यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये लीडिंग वन जो है ये नीचे वाली रॉ में एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब ये है कि ये इकोलॉन फॉर्म नहीं है, नॉट इकोलॉन फॉर्म। यानी मैं आपसे ये तो कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जी, अगर आप चाहें तो इसको इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इसी फॉर्म में गिवन है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी हैं इकोलॉन फॉर्म की, तो उम्मीद है कि ये इकोलॉन फॉर्म भी आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। तो मैं इसको जल्दी से आपको बता दूं। मैं ज़रा ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे एंड पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस सारी चीज़ों के अंदर। तो ये भी जो है आपके पास जी, ठीक है जी, ये सारी बातें हमारी हो गई हैं और हम समझ गए हैं इसके अंदर जो पार्ट डी है हमारे पास, ये भी बेसिकली इकोलॉन फॉर्म है। ये जो पार्ट ई है हमारे पास जी, पार्ट ई, क्या कहेंगे इस पार्ट ई के लिए, जी। तो पार्ट ई के लिए आप क्या कहेंगे, पार्ट ई जी, इसको ज़रा आप फिर से देखिए और मुझे बताएं कि इस पार्ट ई के लिए आप क्या कहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये पार्ट ई के साथ क्या होगा। जी, क्या ये पार्ट ई जो है ये इकोलॉन फॉर्म है। ऑफ कोर्स ये लीडिंग वन है, इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल ये लीडिंग वन की पोजीशन, इसके नीचे वाले नंबर 0 हैं, और जो नेक्स्ट लीडिंग वन की पोजीशन थी वो ये होनी चाहिए थी, और चूँकि यहाँ तो है ही नहीं लीडिंग वन,
तो ऑफ कोर्स कि आपने देखना है कि इन दोनों कॉलम्स के अंदर लीडिंग वन के अलावा भी नंबर्स, कुछ नॉन ज़ीरो नंबर्स भी हैं, तो यस इट इज़ इकोलॉन फॉर्म। और जो लास्ट मैंने आपसे कहा था वो ऑफ कोर्स एक रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म नहीं है, इकोलॉन फॉर्म नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। मैं ज़रा जल्दी से स्क्रॉल कर लेता हूँ। जी, ए मैट्रिक्स, ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो इकोलॉन और रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी आपके सामने रखी हैं। और इन केस अगर इसमें किसी किस्म का भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो या तो आप मुझ पर कमेंट्स पे बता दें, या फिर जब हमारे लाइव हाइब्रिड सेशन होगा तो उसके अंदर हम इसको देख लेंगे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा, जिसके अंदर मैंने रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी बेशुमार एग्जांपल्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर करें और एंड तक इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।